हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। तो इसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहले सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक। इन सब के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक हमारा होता क्या है। The RBI is the central bank of our country. Each country has a central bank that regulates all the other banks is that in that particular country. The main function of the central bank is to act as the government's bank and guide and regulate the other banking institution in the country. जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, जो कि जितने भी सारे बैंक्स होते हैं उनको एक तरह से चलाता है, उनका संचालन करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक तरह का गवर्नमेंट का बैंक होता है और ये गाइड और रेगुलेट करता है जो हमारे दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या अदर बैंक्स हैं उनको। इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के। तो सबसे पहले क्या करता है कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है अदर बैंक्स को। जब वो लोन से रिलेटेड हो, किसी पॉलिसी से रिलेटेड हो, कोई भी नई चीज़ जो गवर्नमेंट लेके आ रही है उससे रिलेटेड, मतलब सभी बैंकों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इशूइंग करेंसी, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज़, तो जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ लेकर आती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो या फिस्कल पॉलिसीज़ हो, मेनली तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ही उनको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। उसके बाद सुपरवाइज़र ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो भी हमारे इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सुपरवाइज़ करने में मदद करता है, मतलब उसकी देख रेख करता है अच्छी तरह से कि भाई वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। दूसरे बैंकों को भी कि वो मतलब लागू कर रहे हैं नहीं कर रहे, हर तरह की मतलब चीज़ें देख रहा है और वो ठीक ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, मतलब सारा काम हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी काम होता है सारा का सारा बैंक से रिलेटेड वो हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है। उसके बाद है, और जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री में आल्सो भी नोन एज द बैंकर्स बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि सभी बैंकों का बैंक होता है एक तरह से, और ये असिस्टेंस मतलब देता है दूसरे बैंकों को, और फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है हमारी कंट्री का उसको अच्छी तरह से चलाने में मदद करता है गवर्नमेंट की, उसको अच्छी तरह से मैनेज करता है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर पे कोऑपरेटिव बैंक्स। दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट, मतलब जो हमारी हर एक मतलब एक देश के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उस एक्ट के अंदर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये आते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक। और इनको हम शॉर्टन क्या होती है कि ये लोन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गए या फिर जो हमारी जो अदर्स सहायक क्रिया है उनसे रिलेटेड जिसको भी लोन चाहिए होता है वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो देते हैं इस तरह के सेक्टर्स को लोन। और इसका मेन गोल क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक का कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, और ये मतलब कम दर पे लोन देते हैं जो जिन भी मतलब लोगों को चाहिए हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर अदर पीपल हो, तो ये एक तरह से लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये इनका एक तरह से काम जो होता है वो सहायता करना होता है, मेन का जो मोटिव होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। उसके बाद है इसमें हमारे 3 तरह से स्ट्रक्चर बता रखा है इनका कोऑपरेटिव बैंक का। सबसे पहला है टायर 1, जो कि हमारा होता है स्टेट लेवल पे, जिसमें जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं इन्हें, जो कि हमारे रेगुलेट कौन करता है आरबीआई के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और नाबार्ड के अंदर होते हैं, और इनको फंड भी आरबीआई गवर्नमेंट और नाबार्ड, मतलब जो भी इनकी वित्त से रिलेटेड जो भी आवश्यकता होती है वो हमारी आरबीआई होगी, गवर्नमेंट और नाबार्ड ये सब पूरी करते हैं। और उसके अलावा मनी, उसके बाद जो पैसे होते हैं उनको जो बांटना होता है पब्लिक के अंदर, वो उसके मतलब फंड जो भी वित्त से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो तो हमारे आरबीआई देखती है। और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये जो हमारे स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक है ये करते हैं। ये क्या करते हैं कि कंसेशनल इन पर मतलब क्या होता है कि इन छूट होते हैं CRR और SLR,
जो इनको मेंटेन करना पड़ता है बैंकों को, कैश रिजर्व रेशो और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, जो कि सभी बैंकों को रखना पड़ता है, उसमें भी इनको छूट मिलती है। इनका CRR कितना 3% होता है रखना होता है, SLR 25%, मतलब और बैंकों से कम रखना होता है। उसके बाद है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ओन होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स, और जो इनका जो मतलब जो टॉप मेंबर्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं इनको, वो इनके मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। और ये क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको ओन करती है, इसका स्वामित्व होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसका जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनका चुनाव इसके मेंबर्स करते हैं। उसके बाद है टायर 2 पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, उसके अंदर सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो हमारे इससे थोड़े बड़े लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद हमारे टायर 3 पे विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब जो कि हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, जो हमारे मतलब जो बिल्कुल गांव में खुले हुए होते हैं। और ये मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कृषि वाले रहते हैं, तो उनकी मतलब मदद करने के, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं तीसरे नंबर पे। उसके बाद है कॉमर्शियल बैंक्स, जो हमारे कॉमर्शियल हो गए, मतलब जो व्यवसाय से रिलेटेड बैंक्स हो गए हमारे कॉमर्शियल बैंक। और ये हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये कौन से बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रेगुलेट होते हैं। और ये कॉमर्शियल बेसिस, इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, मतलब व्यापार से रिलेटेड जो भी नीड्स होती है किसी बिजनेस मैन की, तो वो ये पूरा करते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। और इनका यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है, और ये गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट एंटिटी, मतलब किसी के द्वारा भी रेगुलेट हो सकते हैं। और ये हर एक सेक्टर में काम करते हैं, जो कि हमारे रूरल से लेके अर्बन तक के होते हैं। और ये क्या करते हैं कि कंसेशनल इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते, तो उनमें छूट नहीं देते हैं, जब तक कि जो हमारे RBI है वो इनको कह नहीं देते कि आपको छूट मतलब कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना है, या फिर मतलब किसी भी तरह की सुविधा मतलब अपने कस्टमर्स को देनी है, तब तक ये कोई भी छूट नहीं देते। और पब्लिक डिपॉजिट जो होता है इनका मेन सोर्स होता है फंड्स का, इनके पास फंड्स आते हैं, वो जो भी जमाए होती है जो हमारे कस्टमर्स करवाते हैं बैंक्स के, तो वो इनका मेन सोर्स होता है। और कॉमर्शियल बैंक है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें हमारे जो मेजॉरिटी स्टेक्स होते हैं वो गवर्नमेंट या जो हमारा सेंट्रल बैंक है कंट्री का, उसके पास होते हैं। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब जो हमारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी व्यक्ति है या ग्रुप है पीपल का, उनके पास होता है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, ना के बराबर होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद है फॉरेन बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जिसके हेडक्वार्टर क्या है फॉरेन कंट्रीज में, मतलब बाहर के देश के अंदर है, USA या फिर कहीं पे भी, और उसकी जो ब्रांचेज उन्होंने अपनी ब्रांचेज क्या कर रखी है हमारे देश में इंडिया में खोल रखी है, तो उनको हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। और एक कॉमर्शियल बैंक के मतलब 3 टाइप्स हैं। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आ जाता है स्टेट बैंक और इंडियन बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जाते हैं जैसे एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक हो गया। उसके बाद है फॉरेन बैंक्स के अंदर है हमारा सिटी बैंक और इंडियन यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक, यूनाइटेड इंडियन ओवरसीज़। हम उसके बाद बात करते हैं रीजनल बैंक्स के बारे में। ये हमारे क्या होते हैं एक तरह के, ये भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो कि मतलब कम रेट पर जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी मतलब एक तरह से लोन चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और ये कब एस्टेब्लाइज हुए थे 1975 को, और ये रजिस्टर्ड है
किस एक्ट के अंदर? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक। और ये हमारे एक तरह से क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक, इन तीनों के बीच में। और इनकी मतलब परसेंटेज देंगे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का, तो इसमें 50% वो होता है कंट्रीब्यूशन, और स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और कमर्शियल बैंक का 35% होता है। उसके बाद बता गया कि 196 RRBs हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1987 to 2005 के बीच में इतने RRBs मतलब बनाए गए हैं। और उस 2005 के बाद जो है गवर्नमेंट उसके बाद गवर्नमेंट ने मर्जर शुरू कर दिया RRB का, जिससे इसका जो नंबर है वो अब कितने हो गए, 82 रह गया। पहले 196 थे, अब 82 रह गया। और जो एक RRB है मतलब रीजनल रूरल बैंक है, वो अपनी ब्रांचेस जो है वो 3 जोग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब वो 3 से ज़्यादा जगह पर अपनी ब्रांचेस नहीं खोल सकता, मतलब मैक्सिमम वो 3 जगह पर ही खोल सकता है। वही कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होती है, वो जिससे कनेक्ट होता है, आस पास में सिर्फ 3 ही खोल सकता है। उसके बाद लोकल एरिया बैंक्स, ये हमारे कब एस्टेब्लाइज हुए थे? ये हमारे इंडिया में 1996 के अंदर हमारे मतलब बनने शुरू हुए थे। और ये हमारे ऑर्गेनाइज किसके, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं हमारे, वो इसकी स्थापना करते हैं। और इनका मतलब मेन मोटिव क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना। और जो लोकल एरिया बैंक्स है वो रजिस्टर्ड किस एक्ट के अंदर होते हैं? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। और हमारे यहाँ पे आजकल कितने 4 लोकल एरिया बैंक्स हैं, जो कि साउथ इंडिया में है, जितने भी हमारे लोकल एरिया बैंक्स हैं। उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए खुले हुए होते हैं। और इसमें हमारे इसके अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं? सबसे पहला आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया NCB। और ये हमारे क्या करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बिजनेस, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होगी, बिजनेस हो गए, वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं। उनकी फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें छोटी जो हमारी फर्म्स इंडस्ट्रीज़ होगी, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट किसी भी चीज़ के लिए उन्हें फाइनेंस की या फिर लोन की ज़रूरत होती है तो वो करते हैं। उसके बाद है एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होते हैं हमारे, ये भी लोन देते हैं और मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को। उसके बाद है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के नाम से जानते हैं इसको शॉर्ट में। और ये हमारी क्या करती है, ये भी हमारी फाइनेंशियल कोई भी सहायता चाहिए हो रूरल हैंडीक्राफ्ट, विलेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वो नाबार्ड की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल फार्मर्स और अनऑर्गेनाइज जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उनको लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता देता है। और ये हमारे सेंट्रल बैंक जो होता है हमारे, जैसे RBI हो गया, उसके द्वारा मतलब इनके ऊपर जो नज़र रखी जाती है, मतलब देख रखी जाती है, वो सारे हमारे सेंट्रल बैंक्स करते हैं। उसके बाद है पेमेंट्स बैंक, ये आजकल हमारे बहुत चले हुए, और ये हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ बैंकिंग है। और ये हमारे RBI के द्वारा मतलब इसका वो मतलब लाए गए जो इसकी धारणा है। उसके बाद है और जो हमारे जो लोग जो है वो इस पेमेंट्स बैंक के अंदर कब अकाउंट खोल सकते हैं, जब वो कम से कम उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट कराओ, 1 लाख रुपए तक अमाउंट डिपॉजिट कराओ, एंड
और उसके अंदर जो लोन और क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनके अंदर तो वो कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि कम से कम मतलब 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, इसके अंदर लिमिट होती है। उसके बाद है और जो हमारे ऑनलाइन बैंकिंग होगी, मोबाइल बैंकिंग होगी, एटीएम होगा, डेबिट कार्ड्स, वो इसके अंदर पेमेंट्स बैंक के अंदर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास यूज़ की जाती हैं। इसमें हमारे पेमेंट्स बैंक के एग्जांपल बता रखे, जैसे हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एनएसडी और पेमेंट्स बैंक, जो कि आजकल ज़्यादातर चले हुए हैं। और इसके अंदर हम मतलब कुछ अमाउंट्स भी रख सकते हैं, मतलब वॉलेट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।